हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है ज़िंदगी जियो जिंदा दिली से, ज़िंदगी जियो जिंदा दिली से, हारना मत कभी बुज़दिली से। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसे आज जाकर आप ज़रूर देखिएगा। हम पढ़ रहे हैं अभी आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हमने कल देखा। आज दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हम देखेंगे। हम पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जब हैदर अली शासक बना मैसूर का, तो उसने 3 बड़े काम किए। सैन्य सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, धार्मिक सुधार किया। धार्मिक सुधार में उसने चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर था, उसके लिए उसने दान दिया। सिक्के चलवाए उसने शिव, विष्णु और पार्वती के, और इसलिए उसको कहा गया कि ऐसा शासक है जो धार्मिक सुधार किया। और फिर उसने क्या किया कि डिंडीगुल में उसने गन पाउडर की फैक्ट्री डाली, जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो सचेत हो गए और उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। अंग्रेज़ जो हैं निज़ाम और मराठा शक्ति जो है, इन दोनों को आपस में मिलाएं, अपने साथ किए और उनसे कुछ डील किए, पैसे वैसे की बात। तो ये बात हैदर अली को पता चली। तो हैदर अली क्या कर रहा है कि निज़ाम और मराठों को बुलाता है, गुप्त रूप से उसको बुलाता है और उससे कहा, निज़ाम और मराठों से हैदर अली ने बोला कि ब्रिटिश जितना तुमको दे रहे होंगे उससे तुमको हम 10% एक्स्ट्रा देंगे। इस तरह से हैदर अली का गठबंधन होता है निज़ाम और मराठों के साथ। फिर यही नींव पड़ती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो 1767 से 1769 तक हुआ था। 2 साल तक चला। इसमें क्या हुआ कि हैदर अली अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित करता है। फिर यह युद्ध जो है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ और ये युद्ध समाप्त होता है। इसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि जब ब्रिटिश जब भारत आए तो एक हाथ में तलवार रखते थे और एक हाथ में क्षमा याचना प्रार्थना पत्र रखते थे, कि जहाँ वो तलवार से जीत सके वहाँ वो तलवार से जीतते थे, और जहाँ उन्हें प्रार्थना पत्र याचिका की ज़रूरत होती थी वहाँ वो काम करते थे। तो यही काम यहाँ पे हुआ। जब वो हार गए तो उन्होंने क्षमा मांगी और इस तरह से 11 सालों तक शांति बनी रही। इसी क्रम में हम देखेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी उसको हम देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड। तो उसमें विश्व स्तर पे 1780 में अमेरिकी क्रांति चल रही थी, ठीक है। इसमें क्या था कि अमेरिका का साथ जो है फ्रांस दे रहा था, वो भी ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि ब्रिटेन को अब ये चिंता होने लगी कि कहीं फ्रांस जो है भारतीय क्षेत्र पर कब्जा न कर ले, और फ्रेंच जो है, जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो मैसूर से दोस्ती बनाए हुए है अभी भी। इसलिए ब्रिटेन को ये चिंता हो रही है कि कहीं जो फ्रांस है वो भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा न कर लें। तो इसी दौर में क्या किया, डर से अंग्रेज़ों ने, कि माहे एक क्षेत्र था जो कि मैसूर के हैदर अली के अंदर में आता था, मैसूर के अंदर में आता था। तो उस पे अंग्रेज़ों ने माहे पर नियंत्रण कर लिया। यही नींव पड़ी सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध का, क्योंकि उन्होंने शांति बनाए रखने का वचन दिया था। हैदर अली से ये प्रॉमिस किया था कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। तो इतना क्षमा याचना मांगने के बाद भी उन्होंने माहे पर कब्जा कर लिया। तो यही इसकी नींव बनती है कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ।
4 सालों तक। इसमें क्या हुआ कि गठबंधन हुआ। गठबंधन तो था ही पहले से, निज़ाम, मैसूर और मराठों का, और एक तरफ थे ब्रिटिश। तो इसमें क्या हुआ कि सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में, जो मराठों के साथ होती है। वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल, वो मराठों से सालबाई की संधि करती है। इस तरह से क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो ये सोचते हैं कि अगर हम मराठे अगर हट जाएंगे तो निज़ाम तो अपने आप ही हट जाएंगे। निज़ाम उतनी बड़ी शक्ति नहीं थी, मराठे बहुत बड़ी शक्ति थी। हमने बताया है कि हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे मराठे जो हैं मुग़ल सम्राट को बना रहे हैं, उनको गद्दी पे बैठा रहे हैं और फिर उसको हटा रहे हैं। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए उनको रास्ते से हटाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसी तरह वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो इसी तरह संधि होती है सालबाई की संधि। ये भी क्वेश्चन है कि कब होती है? तो 1782 ईस्वी में। किसके बीच होती है? तो ब्रिटिश यानी कि वारेन हेस्टिंग्स और मराठों के बीच होती है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि मराठे व निज़ाम भी हट गए तो अलायंस से। और हम देखेंगे कि 1781 में फोर्टनोवा का युद्ध होता है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। फोर्टनोवा का युद्ध होता है, ये भी क्वेश्चन है। फोर्टनोवा का युद्ध कब होता है? तो 1781 ईस्वी में। किसके बीच होता है? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। ये मैसूर गलती से है, अंग्रेज़ होगा यहाँ पे, अंग्रेज़ों के बीच। फिर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान जो है इस वार को आगे बढ़ाता है, क्योंकि 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। तो 1782 ईस्वी में हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो इस वार को, इस लड़ाई को आगे टीपू सुल्तान लेके जाता है। और ये जो लड़ाई थी ये निर्णायक नहीं थी, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था वो बहुत ही पावरफुल था। ये लड़ाई जो है 1784 में मंगलौर की संधि होती है, उससे यह लड़ाई समाप्त होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो 1784 में मंगलौर की संधि से। ये 3 पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि लड़ाई कब हो रही है और किसके किसके बीच हो रही है और किस संधि के तहत तो समाप्त हो रही है। अगर जीत जा रहा है कोई तो संधि तो होगी ही, तो संधि की तहत तो समाप्त हो रही है। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान जब शासक बना, टीपू सुल्तान जो है हैदर अली का बेटा था। जब वो शासक बना तो वह कृषि नीति लेके आया जो प्रलोभन के साथ व्यवस्था। अब इसका अर्थ क्या होता है जान लेते हैं कि कृषि नीति कैसी थी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि जैसे 50 बीघा किसी का खेत है, ठीक है, और उसको खेती करने के लिए इसके पास पैसे ही नहीं हैं, तो जो राज्य है उसको पैसे देगा, खेती करो तुम, इसके लिए राज्य पैसे देगा। अब इसके तहत क्या होगा कि राज्य प्राकृतिक आपदा के बजाय कोई और बहाना नहीं सुनेगा कि राज्य 50 बीघा पे टैक्स लेगा। मतलब सिर्फ प्राकृतिक आपदा अगर आई तभी आपको टैक्स नहीं भरना होगा, वैसे कोई रीज़न होगा तो तभी भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यही था प्रलोभन के साथ व्यवस्था। एक तो उनके पास पैसे नहीं है तो राज्य उसको पैसे देगा, तो इस वजह से वो खेती करेंगे। प्रलोभन था और व्यवस्था थी कि सिर्फ प्राकृतिक आपदा जब होगा तभी उनको टैक्स नहीं भरना होगा, नहीं तो उनको कोई और बहाना नहीं सुना जाएगा, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो ये थी टीपू सुल्तान की कृषि नीति। तो इस तरह क्या हुआ कि सारे किसान जो हैं 50 बीघा पर खेती कर रहे हैं, ठीक है। जब खेती कर रहे हैं तो उत्पादन भी बढ़ेगा
उत्पादन बढ़ेगा तो किसान समृद्ध होंगे, इस तरह से राज्य भी समृद्ध होगा। और दूसरा उसने क्या किया कि राज्य को निगमित राज्य बनाया। जब टीपू सुल्तान शासक बना तो उसने राज्य को निगमित राज्य बनाया। अब ये कैसे बनाया इसको भी देख लेते हैं। राज्य जो कि आप देख रहे हैं, मैसूर जो है समुद्र से लगा हुआ है। इस तरह वहाँ पे मसाले, नमक और चंदन की लकड़ी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे टीपू सुल्तान ने कहा कि सिर्फ राज्य का एकाधिकार रहेगा। मतलब इनका व्यापार जो है, चाहे अंदर चाहे बाहर, राज्य के अंदर चाहे राज्य के बाहर, कहीं भी इन सब का व्यापार जो है सिर्फ राज्य करेगा। इसी तरह हम देखेंगे कि राज्य का एकाधिकार था। अब तीसरा काम उसने क्या किया कि प्रशासनिक सुधार किया। उसने क्या, ये सब चीज़ें पूछता है कि जब टीपू सुल्तान शासक बना तो उसने क्या क्या किया। तो इसे आप ध्यान रखिएगा हर एक पॉइंट को। तो जब टीपू सुल्तान शासक बना तो उसने प्रशासनिक सुधार किया। उसने कहा आई एम ए सिटीजन टीपू। सिटीजन समझ रहे होंगे, सिटीजन मतलब नागरिक, मतलब लोकतांत्रिक मूल्य को उसने बढ़ावा दिया। और चौथा काम उस क्या कर रहा है, वो सैन्य सुधार कर रहा है। प्रथम नौ सैनिक पोर्ट की स्थापना की उसने, ये भी महत्वपूर्ण है। 1793 ईस्वी में नौ सैनिक पोर्ट की स्थापना की टीपू सुल्तान ने सैन्य सुधार के तहत। सैन्य शक्ति को आर्थिक शक्ति की नींव मानता है। जो टीपू सुल्तान था वो सैन्य शक्ति को आर्थिक शक्ति की नींव मानता था। तो सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। और टीपू सुल्तान जो है उसके बारे में है कि वो फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्य था। वह सेलुलर नहीं था लेकिन रिलीजियस टॉलरेंस था। मतलब धार्मिक निरपेक्ष नहीं था लेकिन उसने धार्मिक सहिष्णु था। धार्मिक निरपेक्ष नहीं था, धार्मिक सहिष्णु था। उसने क्या किया इसके तहत कि माँ शारदा का मंदिर जो कि मराठा का जब आक्रमण हुआ उसे टूट गया था तो उसको आर्थिक सहायता की थी। इस तरह से वो आर्थिक निरपेक्ष था लेकिन धर्म निरपेक्ष था लेकिन वो धार्मिक सहिष्णु था। आगे देखते हैं कि अब क्या हुआ कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसका क्या बैकग्राउंड बना। सेकेंड तो हमने देख लिया कि सेकेंड में मंगलोर की संधि हो रही है जिसके तहत युद्ध समाप्त हो रहा है 1784 ईस्वी में। अब देख लेते हैं कि तीसरा आंग्ल मैसूर जो है युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक चल रहा है। ठीक है, तो अब इस युद्ध का क्या बैकग्राउंड था, किस वजह से ये युद्ध हुआ, तो देखते हैं। कोचीन जो है मैसूर के अंतर्गत आता था। कोचीन एक जगह है जो मैसूर के अंतर्गत आता था। कोचीन का एक क्षेत्र था जयकोटाई जिसको अंग्रेज़ों ने बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए सभी जगह आप देख रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं मतलब वही शुरुआत कर रहे हैं कि जिससे मतलब युद्ध हो। तो ये इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि कोचीन मैसूर के अंतर्गत आता था। कोचीन का एक क्षेत्र था जयकोटाई और कैगोटाई, इन दोनों को जो है ब्रिटिश जो है इसको बेचना शुरू कर रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक मित्र सूची जारी की जिसमें मैसूर का नाम ही नहीं था। अब दूसरा कारण तो ये भी हुआ युद्ध का। पहला कारण ये था कि वो जयकोटाई जो कोचीन का एक क्षेत्र था उसको अंग्रेज बेच रहे हैं, और दूसरा कारण कि मित्र सूची जारी की उसमें मैसूर का कोई नाम ही निशान नहीं था। तो इस तरह से तीसरी मैसूर युद्ध का
न्यू पड़ा आंग्ल मैसूर युद्ध का। इसमें देखेंगे कि टीपू ने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। अब टीपू क्या कर रहा है बदले में कि वो त्रावणकोर एक जगह है, ऐसे अभी मैप में होगा, नीचे दिखा रही, इधर कर्नाटक, मैसूर और ये त्रावणकोर है। इसमें हमने पहले बताया था, जब पढ़ाया था, तो ये त्रावणकोर है, ये ब्रिटिश के अंतर्गत आ रहा है। तो इसी पे क्या किया कि टीपू ने अटैक कर दिया, जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत आता था, और यही कारण बना तृतीय आंग्ल मैसूर का, तत्कालीन कारण यही बना। अब इसमें देख लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय क्या हुआ कि गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। पहले में हमने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरे में देखे कि वारेन हेस्टिंग्स था, तीसरा में हम देख रहे हैं कि कॉर्नवालिस है। तो हर युद्ध में अलग अलग गवर्नर जनरल, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, नहीं तो एक ही को याद रहेगा, ये होगा कि सभी से होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कॉर्नवालिस है, वो क्या कर रहा है कि मराठे और निजाम इन दोनों से एक डील कर रहा है कि मतलब युद्ध में जितना भी हम जीतेंगे उसका 50% मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस तरह से इन दोनों के साथ गठबंधन होता है कॉर्नवालिस का, और एक तरफ था मैसूर यानी कि टीपू। इस युद्ध में क्या हुआ कि टीपू पराजित हो जाता है, जब युद्ध होता है तो पराजित हो जाता है टीपू। तो इसमें क्या होता है उसको देख लेते हैं कि जितना भी, अब टीपू से कहा गया, शर्त रखी गई कि मतलब जितना भी पैसा तुमको आर्थिक सुधार से आया है वो सब कुछ कॉर्नवालिस ने ले लिया। मतलब कहा कि जितना तुमको आर्थिक सुधार से पैसा मिला वो सब कुछ मुझे दो। कॉर्नवालिस ने सब पैसा ले लिया। इस तरह से मैसूर को आर्थिक पंगु बना दिया। उसका काम ही यही था, पहले तो वो कमज़ोर करता था, उसके बाद उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेता था, आर्थिक पंगु बना दिया आपने देखा। फिर वो क्या करता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में, और ये युद्ध समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार से उसको पैसा मिला था वो सब कुछ कॉर्नवालिस ने ले लिया। और दूसरा काम वो क्या कर रहा है कि 50% एरिया मैसूर से ले रहा है। अब आप ही सोचिए क्यों पूरा क्षेत्र नहीं ले रहा है। हमने पहले ही बताया है कि वो पूरा क्षेत्र इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसने निजाम और मराठों से इस समझौता किया हुआ है, ये डील किया हुआ है कि जितना मतलब युद्ध में जितना भी सब कुछ हम लेंगे उसमें का 50% आपका होगा। तो इस वजह से वो पूरा एरिया नहीं ले रहा है, नहीं तो उसको ज़्यादा देना पड़ता। तो इस तरह हम देखेंगे कि 50% एरिया मैसूर से लिया, ब्रिटिश निजाम और मराठा थे, और टीपू के 2 बेटे थे उनको उसने बंधक बना लिया, और मैसूर का ब्रिटिश राज्य में विलय नहीं किया। इस तरह से वो मैसूर का ब्रिटिश राज्य में विलय नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें से 50% निजाम और मराठों को भी देना है। तो इसी क्रम में देखेंगे कि कॉर्नवालिस जो है एक स्टेटमेंट देता है, वो कह रहा है कि हम अपने युद्धकालीन मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर, मतलब निजाम और जो मराठा हैं उनको शक्तिशाली बनाए हुए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतया कमज़ोर कर दिया। मतलब मैसूर को उसने पूर्णतया कमज़ोर कर दिया। इस अब हम देख लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक चला और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही उसको हम देख लेते हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 ईस्वी तक चला, ठीक है। और इसकी क्या पृष्ठभूमि थी उसको आप देख लीजिए कि टीपू सुल्तान जो है अभी भी फ्रांसीसियों से संबंध बनाए हुआ है, और एक ऐसा दौर आया कि जब फ्रांस का शासक नेपोलियन था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था, और जो नेपोलियन की मिलिट्री पावर थी उससे सभी राष्ट्र डर रहे थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि ब्रिटेन को अपने भारतीय राज्य की चिंता हुई। भारतीय जो क्षेत्र हैं उसके, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
कर्नाटक, इन सब की चिंता हुई। और वो क्या करता है कि लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के भारत आ रहा है। अब इसे ध्यान रखिएगा कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो वो भारत आ रहा है और वो आरोप लगा रहा है मैसूर पे कि मैसूर जो है निजाम और मराठों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। और इसी आरोप के तहत वो मैसूर पे हमला कर देता है और उसको जीत लेता है। इसी तरह आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि वेलेस्ली ने अटैक कर मैसूर को अंग्रेजी राज में मिला लिया, हमने देखा। और वेलेस्ली ने कहा कि अब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है, और मार्किप्स की उपाधि धारण की। इस तरह आज का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं, और वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग से हम जुड़ सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।